अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? कैसी जा रही है पढ़ाई यार? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा यार, 2 मिनट चाहिए आपके। पहले थोड़ी सी हम एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर लें कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। मुझे काइंडली कुछ चीज़ें कंफर्म कर दो। हमारे पास जो रिस्क हो गया, प्रोसीजर्स हो गए, लेट्स से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल्स हो गए, एथिक्स एंड क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हो गए, और रिपोर्टिंग हो गए। इन 5 एरिया से पेपर में 60 से 70% आता है। एग्री करते हो सर? अगर इनमें से इन 5 एरियाज़ में से हमारे पास, तो सर इसका हमने करा ये है कि इसका जो हमने रिवीजन स्टार्ट करा है, लेट से जो हम इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो जून के लास्ट वीक से कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि जी जुलाई के मिड तक इसको इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें, ताकि इन एरियाज़ में बच्चों के जो मसले होते हैं वो रिजॉल्व भी हो जाएं, और प्लस उनके पास सफिशेंट टाइम हो कि वो इन रिमेनिंग एरियाज़ के ऊपर जो है वो मज़ीद टाइम लगा सकें। क्या ये स्ट्रेटजी समझ आती है? और चूंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि 60-70% आपकी कवर करते हैं, तो इसके ऊपर तो हमें कंटिन्यूस बेसिस पे मेहनत करनी पड़ेगी और चीज़ों को देखना पड़ेगा। डन हो गया? तो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, और शायद अगली क्लास का भी जो एजेंडा होगा वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होगा मेरे बच्चों। डन है? और ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर ख़त्म नहीं होगा, ये रिस्क के साथ भी फिर करवाऊँगा, और फिर इसको इंटरनल कंट्रोल के साथ भी कराऊंगा, और इसको रिपोर्टिंग के साथ भी कराऊंगा, और उसको क्वालिटी के स्टैंडर्ड के साथ भी कराऊंगा। क्लियर है? तो मुश्किल से मुझे हफ्ते में आपके 1-2 घंटे चाहिए होंगे, 2-3 सेशन हम रख लेंगे, और इसमें बस थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और अच्छी से ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। और असल जो फोकस होगा वो ये होगा कि यार हमने अगर ड्राफ्ट करना है तो हमारी क्या ड्राफ्टिंग टेक्निक होनी चाहिए, और उस ड्राफ्टिंग टेक्निक के बेसिस पर हम किस तरीके से डिफरेंट तरीके के सवाल को ड्राफ्ट कर सकते हैं। क्लियर हो मेरे बच्चों? यहाँ पे बिल्कुल रिवाइज होगा बच्चों, बिल्कुल रिवाइज होगा। सही है। अच्छा, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम पहले क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे थोड़ा सा, और रिवीजन के बाद हम ड्राफ्टिंग टेक्निक के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, इन एरियाज़ को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ असल मसला ड्राफ्टिंग का है। एग्री करते हो बच्चों? यहाँ असल मसला किस चीज़ का है? यहाँ पर रिस्क में आप किताब लेके भी चले जाएं, आप नहीं लिख सकते। प्रोसीजर्स में आप किताब लेके भी चले जाएं, आप नहीं लिख सकते। इंटरनल कंट्रोल में आप किताब लेके भी चले जाएं, रिपोर्टिंग में आप किताब लेके भी चले जाएं। तो इसका मतलब है यहाँ असल चीज़ जो है वो ड्राफ्टिंग है। तो हम क्विकली रिवाइज भी कर लेंगे, कुछ टेक्निक्स वगैरह को रिवाइज करेंगे, और उस टेक्निक्स की रिविजन की बेसिस पे इंशाल्लाह फिर हम चीज़ों को डिफरेंट एंगल से ड्राफ्ट करेंगे, और बड़ा आसान है, और कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। डन हो गया बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, विच इज़ कॉल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। स्टार्ट करें बच्चों? रेडी हो? बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, ज़बरदस्त। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में सबसे पहला काम मैं आपके साथ ये करूँगा कि हमारे पास एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर की टेक्निक है। इस टेक्निक को मैं आपको थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करा दूँ अगले 10 मिनट में, बिकॉज अगले 2-3 क्लासेस हमने इसी हैंड आउट को बार बार देखना है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स, अच्छा ऑडिट प्रोसीजर्स आपका रिस्क के साथ भी आ सकता है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो है आपका सब्सटेंटिव का जो एरिया है डायरेक्ट उसमें भी आ सकता है, आपका रिपोर्टिंग के साथ भी आ सकता है, और आपके जो अदर एरियाज़ हैं, अदर एरियाज़ 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन उसके साथ भी मिक्स होकर आ सकता है, 240 फ्रॉड उसके साथ भी मिक्स होकर आ सकता है, 570 गोइंग कंसर्न उसके साथ भी मिक्स होकर आ सकता है, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट उसके साथ भी मिक्स होकर आ सकता है, और 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसके साथ भी मिक्स होकर आ सकता है। क्या यहाँ पे एग्री करते हो इस चीज़ से? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी आपको दिया जाएगा सवाल में कि 2 कन्फर्मेशन है, एक कन्फर्मेशन आपको रिसीव हुई, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, बताएं आप क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। दूसरा आपसे कहा जाएगा कि जी एक सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है, बताएं उस सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। तीसरा, गोइंग कंसर्न में इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए हैं, बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। चौथा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ये एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर बताएं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा, और फिर क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। क्लियर हो मेरे बच्चों यहाँ तक? तो इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों के लिए बच्चों ये टेक्निक ग्लोबल टेक्निक है, सही है, आरपी में भी आ सकता है, हर चीज़ में आ सकता है, सही है। इस टेक्निक को हमेशा याद रख लो। ये टेक्निक आपकी बाइबल है, और जब आप बाइबल सामने रखेंगे तो बड़े आराम से आप चीज़ों को पिक कर लेंगे, ड्राफ्ट कर लेंगे, और मैं इसी टेक्निक के थ्रू इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ ड्राफ्ट कराऊंगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमारे पास पहली चीज़ है आइजा 500 विच इज़ कॉल्ड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सेलेक्ट सैम्पल्स, सही है, सैम्पल्स मतलब सफिशिएंट। फ्रॉम, सैम्पल कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग क्या है, इंस्पेक्ट इज़ योर ऑडिट एविडेंस। अगर आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं लेट से ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस,
तो ये आपके पास एक एप्रोप्रिएट प्रोसीजर है। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आती है? क्वाइट सिंपल। मतलब हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ वेरीफाई करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा कहीं किसी ना किसी पॉपुलेशन से। वो पॉपुलेशन आपने सोचनी है, और जब आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिए तो आपने घर नहीं जाना है। उस सैंपल सेलेक्ट करने के बाद आपने कोई ना कोई प्रोसीजर्स परफॉर्म करना पड़ेगा, किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा। तो जो सैंपल सेलेक्ट हुआ है उसके डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग, अली मोहम्मद, ये डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये है कि अगर सेल्स के प्रोसीजर्स मुझे लिखने हैं तो मैं सैंपल सेलेक्ट करूंगा सेल्स रजिस्टर से और गुड्स डिलीवरी नोट देख लूँगा। डन हो गया बच्चों? अगर मैं सैंपल सेलेक्ट करूँ परचेज रजिस्टर से तो मैं गुड्स रिसीव्ड नोट देख लूँगा। अगर मैं सैंपल सेलेक्ट करूँ फिक्स एसेट रजिस्टर से तो मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल परचेज के डॉक्यूमेंट, जो भी एडिशंस वगैरह हुई हैं वो डॉक्यूमेंट देख सकता हूँ। मैं डिस्पोजल के डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? क्लियर है? दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास है रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। सही है? आपने हमेशा ये सोचना है कि जो भी सवाल दिया हुआ है, जो भी सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें कौन सा IFRS रेलिवेंट है और उस IFRS के कौन से कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल है। ये आपके पास दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। डन हो गया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे भी करेंगे शायद, या बिल्कुल करेंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने IFRS की रिक्वायरमेंट को देखना है कि इस सवाल के ऊपर IFRS क्या कहता है। सही है? तीसरी चीज़, IFRS में बहुत सी जगह पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे ISA 540 कैटेगोरिकली आपसे कहता है कि ये कुछ 4 से 5 प्रोसीजर्स हैं जो कि आपने परफॉर्म करना है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमारे कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें एस्टिमेट्स हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें एस्टिमेट्स हैं। हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल के जो बैड डेट एक्सपेंस होते हैं, इसमें हमारे पास इम्पेयरमेंट है। डन हो गया? तो इसका मतलब है जब भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो आपने मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट वो एस्टिमेट्स किस तरीके से रिकॉर्ड करती है, एंड इट इज़ कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS। अगर आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो IS 36, अगर इन्वेंट्री है तो IS 2, और अगर आपके पास बैड डेट है तो आपके पास IFRS 9। आसान हो गया? फिर उसके बाद चूँकि एस्टिमेट्स हैं और एस्टिमेट्स में तो भाई एरर और फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट क्या डिज़ाइन करती है और क्या इंप्लीमेंट करती है मेरे बच्चों? तो आप कंट्रोल्स को टेस्ट कर लेंगे एस्टिमेट्स के ऊपर। क्या मतलब? ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। डन हो गया बच्चों? फिर उसके बाद मेरे बच्चों एस्टिमेट्स में क्या इन्वॉल्व होता है? जब एक चीज़ एस्टिमेट कर रही है मैनेजमेंट तो क्या होता है? एजम्पशंस। तो मैं चेक कर लूँगा कि जो मैनेजमेंट की एजम्पशंस हैं क्या वो रीजनेबल है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल IS 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट है तो क्या एजम्पशंस होती है मेरे बच्चों? जल्दी से बता दूँ। अगर एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आप लोग IS 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट करते हैं तो आप क्या एजम्पशंस होती हैं? क्या फ्यूचर कैश फ्लोस आप करते हैं? यस, ये आपकी एजम्पशंस हैं। क्या उस फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं आप? यस। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये IS 2 होगा तो क्या IS 2 में डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल होता है? नहीं। तो इसका मतलब IS 2 में डिस्काउंट रेट नहीं होगा, लेकिन IS 2 कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट। NRV होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस। डन हो गया प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये है, और फिर जो एजम्पशंस मैनेजमेंट की है उसके ऊपर क्या मैं सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ? इस सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस जो मैनेजमेंट ने एज्यूम करी है, एजम्पशन ली है, एस्टिमेट किया है, क्या मैं उसको सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर से वेरीफाई कर सकता हूँ मेरे बच्चों? तो इसका मतलब है सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम सेल्स रजिस्टर या सब्सिक्वेंट सेल्स रजिस्टर। मेरे बच्चों ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया भाई। ये तो बेहतरीन हो गया, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया यार। सही है। और फिर उसके बाद चूँकि एस्टिमेट्स होते हैं तो IFRS कहता है कि आपने डिस्क्लोजर देना है, तो आप इवेल्युएट करेंगे एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर की। उसके बाद मैंने एक और ISA लिखा है विच इज़ कॉल्ड ISA 500 मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बहुत से ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट अपना एक एक्सपर्ट अपॉइंट करती है। अगर यही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्या ये रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकता है? हाँ भाई। अच्छा, अगर यही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहा है तो क्या मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है? मैनेजमेंट किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर सकती है ताकि उस प्लांट को, उस लैंड को रीवैल्यू कर सके। अच्छा, जब भी मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करा होगा तो क्या उस एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे आप रिलाई करेंगे या उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करेंगे? तो सबसे पहला काम आपने उसकी कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट कर लिया। फिर आपने उसकी अंडरस्टैंडिंग ली कि उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई वो काम रिवैल्यूएशन करेगा किस तरीके से।
फिर उसके काम को आपने इवेल्युएट करा, सही है क्या, कि जो भी उस एक्सपर्ट की फाइंडिंग एंड कंक्लूजन है क्या वो रेलिवेंट एंड रीजनेबल है कि नहीं है। जिस एजम्पशंस के ऊपर उसने काम करी है क्या वो एजम्पशंस रीजनेबल हैं कि नहीं है। जिस डेटा के ऊपर उसने काम किया है क्या वो डेटा कंप्लीट एंड एक्यूरेट है या नहीं। मेरे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है। फाइंडिंग एंड कंक्लूजन आर रेलिवेंट एंड रीजनेबल। कंपनी का एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, कंपनी की एक लैंड एंड बिल्डिंग है, दुबई में है, और मैनेजमेंट ने इस साल बताया है कि दुबई में जो इस साल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू और बढ़ गई है। क्या आपको ये फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रेलिवेंट एंड रीजनेबल लग रहा है मेरे बच्चों? समझ आ रही है बात आपके? अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जो सोर्स ऑफ डेटा है वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए। इसी तरीके से क्या आपके पास भी एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो आप अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लो। हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट करते थे, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट में मैनेजमेंट जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन करवाती थी, हम अपना भी एक्सपर्ट अपॉइंट करते थे। तो सेम जो ऊपर वाले काम थे क्या वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे? अगर आपका अपना भी एक्सपर्ट होगा तो क्या उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को नहीं देखोगे? क्या उसके काम को इवेल्युएट नहीं करोगे? क्या जो डेटा है वो कंप्लीट एंड एक्यूरेट है क्या ये नहीं देखोगे? अच्छा, ये काम भी कर लिया हमने। फिर मैंने आपके सामने एक और आइज़ा लिख दिया विच इज़ कॉल्ड आइज़ा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स। इसका मतलब है IS 37 के हिसाब से चाहे प्रोविजन हो चाहे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो, ये कुछ आइज़ा 501 ने स्पेसिफिक प्रोसीजर्स बताए रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम। सही है, आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेंगे, आप मैनेजमेंट से इन हाउस लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर लेंगे, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख लेंगे, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, आप एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में जो करस्पॉन्डेंस हुई है आप वो देख लेंगे, आप लीगल एक्सपेंस का अकाउंट देख लेंगे, आप कंफर्मेशन भेजेंगे किसको? एक्सटर्नल लॉयर्स को आप कंफर्मेशन भेजेंगे, और आप मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेंड कर लेंगे। मेरे बच्चों, डन हो गया? आप में से कितने लोगों ने, मैंने स्मार्ट ऑडिट वर्कशॉप जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करा है, आप में से कितने लोगों ने देख लिया है मेरे बच्चों? वो बच्चों ये गलती ना करें, ये गलती ना करें, सही है, ये लाजमी देखना है। जिसने देखा है फ़ायदा हो रहा है, क्विक रिवीजन में, ड्राफ्टिंग में, प्रैक्टिस में फ़ायदा हो रहा है। तो जिसने नहीं देखा है आपसे रिक्वेस्ट है लाजमी देख ले मेरे बच्चों। बहुत आधे घंटे के सेशन है, 35-35 मिनट के सेशन है, पूरी चीज़ रिवाइज हो रही है। डन हो गया? तो हमारे पास अगली चीज़ आ गई आइज़ा 501 लिटिगेशन एंड क्लेम्स। फिर उसके बाद मैंने एक और आइज़ा लिखा जिसके सारे प्रोसीजर्स को मैंने समराइज़ कर दिया विच इज़ कॉल्ड आइज़ा 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। सही है, इसका मतलब है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के पूरे स्टैंडर्ड को अगर आप गौर से देखें तो पूरा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का प्रोसीजर आपको ये 6 स्टेप्स बताता है। एग्री करते हो? सेलेक्ट सैंपल्स एंड सेंड कन्फर्मेशन। इफ़ कन्फर्मेशन रिसीव्ड, असेस द रिलायबिलिटी। इफ़ रिलायबल, match the balance with the GL. If not matched, obtain reconciliation from the management. Perform procedures on the reconciling items. If confirmation not received, perform alternative audit procedure. क्या ये कहना मुनासिब है कि 505 के जो की प्रोसीजर्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए? बच्चों क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत से एरियाज होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, क्या यहाँ पे आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो जब कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो क्या अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेएबल में मैं ये प्रोसीजर्स लिख सकता हूँ? इसी तरीके से आपके कोर्स में प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो प्रोविजन और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में आइज़ा 501 के जो प्रोसीजर्स हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको 6 प्रोसीजर्स लिखे हैं, क्या ये 6 प्रोसीजर्स में लिख सकता हूँ? सुनिएगा मेरी बात को। आइज़ा 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। आपके बहुत से एरियाज़ में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट हो, चाहे इंटेंजिबल हो, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे रिसीवेबल हो। अगर उनकी इम्पेयरमेंट में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो क्या मैं आइज़ा 540 की मदद ले सकता हूँ? क्लियर हो गया बच्चों? तो आप कोई भी प्रोसीजर उठा के देख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो इसमें आपको आइज़ा 500 की टेक्निक दिखेगी, सेलेक्ट द सैंपल्स फ्रॉम सेल रिसीवेबल रजिस्टर एंड सेंड कन्फर्मेशन। और अगर आप देखें ये सारे प्रोसीजर मैंने आइज़ा 505 से उठाए, ये वाला प्रोसीजर मैंने आइज़ा 500 से उठाया, और अगर आप ये देखें ये मैंने आइज़ा 540 से उठाया। समझ आ रही है मेरे बच्चों को बात? समझ आ रही है मेरे बच्चों को बात? तो आप दुनिया का कोई भी प्रोसीजर उठा के देख लें मेरे बच्चों, दुनिया का कोई भी प्रोसीजर उठा के देख लें, आपको उसके अंदर यही चीज़ें दिखेंगी। पेबल देखना है, पेबल भी देख लो, सेलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम ट्रेड पेबल लिस्टिंग, आइज़ा 500 से मदद ली, आइज़ा 505 से मदद ली, आइज़ा 500 से मदद ली। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? पेबल में चूँकि आपकी इम्पेयरमेंट वगैरह होती नहीं है तो मैंने इसलिए वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी। इन्वेंट्री को अगर आप देखें तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में चूँकि इम्पेयरमेंट इन्वॉल्व होती है, आइज़ा 540 की मदद ली।
सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस। मैंने आइज़ा 500 की मदद ले ली। डन हो गया बच्चों। तो दुनिया का कोई भी प्रोसीजर आप उठा के देख लें, दुनिया का कोई भी प्रोसीजर उठा के देख लें आप, सेम चीज़ आपकी अप्लाई हो रही होगी। सही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अगर हम देखें, अगर रीवैल्यूएशन होगा तो 500 और 620 लिख दिया मैंने। अगर वैल्यूएशन में इम्पेयरमेंट है तो आइज़ा 540 मैंने लिख दिया। सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस, सेलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस। मैंने आइज़ा 500 की मदद ले ली। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन टेक्निक्स को या जो डिफरेंट चीज़ें आप पढ़ते हैं, अगर उसको सारे के सारे आप समराइज़ कर देंगे और उसको 1 पेजर पे 2 पेजर पे किसी भी तरीके से लेके आ जाएंगे तो आपकी सोचने की सलाहियत थोड़ी सी बढ़ जाएगी बच्चों। डन है मेरे बच्चों। और मैं इसी टेक्निक से अब आपको डिफरेंट करवाऊंगा सवाल। सही। अच्छा, अब अगली जो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुन लें। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे सवाल आइसोलेटेड भी आता है। डन हो गया। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सवाल आपके पास जो आते हैं वो लिंक होके भी आते हैं। जब मैं कहता हूँ लिंक होके आते हैं तो उसका मतलब है वो रिस्क के साथ भी आ सकता है, वो रिपोर्टिंग के साथ भी आ सकता है और वो अदर आइजाज के साथ भी आ सकता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इनमें से सवाल कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, टेक्निक हमारे पास सेम है और मैं एक ही टेक्निक से आपको इन सारे सवालात की प्रैक्टिस करवा दूंगा इंशाल्लाह। डन हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुन लें। सबसे पहली चीज़, जब भी सवाल आए, सवाल में आपने सबसे पहले ये देखना है कि सवाल में कौन सा अकाउंट बैलेंस, पता है ना क्या होता है? जब भी सवाल आए सबसे पहले आपने ये देखना है कि सवाल में कौन सा अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन से अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। इतना काम कर सकते हैं मेरे बच्चे? इतना काम कर सकते हो? तो अकाउंट बैलेंस आपके बैलेंस शीट के आइटम्स हो गए, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन आपके पीएनएल के आइटम्स हो गए। तो सबसे पहला सवाल आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि सवाल आपका कौन से अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन से आया। दूसरा काम, जब आपने बैलेंस शीट या पीएनएल को पिक कर लिया तो उसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, सारे के सारे प्रोसीजर्स आपको आपके सीधे हाथ में मौजूद होने चाहिए। डन हो गया? क्या मतलब कि आपने कहा अच्छा जी सवाल अगर इंटेंजिबल से आया है तो इंटेंजिबल से मेरे पास ये प्रोसीजर्स होते हैं। सही है। मतलब एग्जिस्टेंस के लिए ये, कंप्लीटनेस के लिए ये, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिए और वैल्यूएशन के लिए। डन हो गया बच्चों। फिर तीसरी टेक्निक, फिर आपने देखना है कि सवाल जो आया है उसमें से कौन सा प्रोसीजर रेलिवेंट है। ये बात समझ आती है भाई? क्या पता सवाल सारा का सारा वैल्यूएशन के अराउंड इवॉल्व हो रहा हो, तो इसका मतलब है मुझे एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के प्रोसीजर्स नहीं लिखना। क्या ये बात मेरे बच्चों को समझ आती है? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम आपने पिक करना है कि सवाल कौन से बैलेंस शीट और पीएनएल का आया है। लेट्स से इंटेंजिबल एसेट। अच्छा जी, अगर इंटेंजिबल एसेट का आया तो इंटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास क्या प्रोसीजर्स होते हैं? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, ये प्रोसीजर्स हमारे पास होते हैं। अच्छा, सवाल को पढ़ के, सवाल को देख के इनमें से कौन से प्रोसीजर्स रेलिवेंट हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप ये टेक्निक अप्लाई कर लोगे, ये टेक्निक अप्लाई कर लोगे तो चाहे आइसोलेटेड सवाल आए, चाहे लिंक्ड वाला सवाल आए, दोनों बड़े आराम से इंशाल्लाह हो जाएंगे बच्चों। डन हो गया? ये काम कर सकते हो? मतलब ये सोचने की सलाहियत थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। अगर इस तरीके से इंशाल्लाह सोच लोगे मेरे बच्चों, पेपर बड़े आराम से पास हो जाएगा। मैं सवाल भी करवाऊंगा आज, सवाल भी कराऊंगा। सही, 2 सवाल इंशाल्लाह आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करें। यू आर दी ऑडिट मैनेजर ऑफ करीम फूड्स लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पाइसेस एंड सॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ऑन 2 अप्रैल 2025 a fire broke out in one of the KFL's warehouses. Upon investigation, it was revealed that this warehouse primarily contained damaged, slow-moving and expired inventory, which had been carried at cost. Inventory records indicate that these goods had a cost of rupees 105 million. The building, along with the furniture, fixtures and equipment, had a carrying value of rupees 300 million. सवाल की रिक्वायरमेंट है, discuss the effect of the fire incident at the KFL on the audit and state the substantive audit procedure. इससे अच्छा और लिंकिंग वाला सवाल नहीं आ सकता। सही है। अब सवाल को अगर हम थोड़ी सी डायग्राम बनाते हैं, जो आपने पेपर में भी करना है। सही है। आपने कहना है आपका ईयर एंड है 31, क्या ईयर एंड है भाई आपका? 31 मार्च 2025। तो आपका ईयर एंड है 31 मार्च 2025 और यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री आ रही थी, यहाँ पे आपके पास
फर्नीचर्स आ रहे थे, यहाँ पे आपके पास बिल्डिंग्स आ रही थी और किसी ना किसी वैल्यू पे कैरी कर रही थी, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद हुआ ये कि 2 अप्रैल को भाई 2 अप्रैल 2025 को आग लग गई, और जब आग लगी तो ये सारी की सारी चीजें डिस्ट्रॉयड हो गई। डन हो गया बच्चों, यहाँ तक बात समझ आती है। अब वो आपसे ये कह रहा है, इट वॉज रिवील्ड दैट दिस वेयर हाउस प्राइमरीली कंटेन्ड डैमेज्ड, स्लो मूविंग एंड एक्सपायर्ड इन्वेंट्री which had been carried at cost. Inventory records indicate that these goods had a cost of rupees 105 million. ये समझने की कोशिश करिएगा मेरे बच्चों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपने अब पिक करना है, सही है। आपने सवाल पूरा पढ़ा, आपने कहा सवाल में पहली चीज़ IS-10 है और IS-10 से ISA 560 है। क्या ये IS-10 के हिसाब से एक सब्सिक्वेंट इवेंट है? जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं वैसे ही ड्राफ्टिंग करनी है, सही है। जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, क्या ये IS-10 के हिसाब से नहीं सब्सिक्वेंट इवेंट है। एडजस्टिंग इवेंट से तो पूछा ही नहीं है मैंने आपसे। मैं तो आपसे कह रहा हूं पेपर में मार्क्स कैसे सिक्योर करना है, कंक्लूजन पे जंप नहीं करना है, जो सोच रहे हो वो लिखना है। एज पर IS-10 दिस इज द सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट 2 किस्म के होते हैं, एक एडजस्टिंग होता है, एक नॉन एडजस्टिंग होता है। क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? सर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और अगर ये मटेरियल है तो क्या डिस्क्लोजर जाना चाहिए? बच्चों इतना जो मैंने और आपने बातें करी, मैंने प्रोसीजर कुछ नहीं लिखा है। जो मैंने और आपने सोचा है उसको लिखना है, और जो सोच रहे हैं और वो लिख रहे हैं वो मार्क्स है उसके। हम करते क्या है, कंक्लूजन। आपने क्या गलती करी? आपने कहा आपको आपकी गलती समझ में आई, आपने फौरन से कहाँ जंप करा? आपने यहाँ जंप किया। समझ आ रही है? ये तो नहीं लिखना। हम तो कहेंगे, हम तो IS-10 लिखेंगे। हम कहेंगे IS-10 के हिसाब से ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, और सब्सिक्वेंट इवेंट में ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और नॉन एडजस्टिंग इवेंट में ये मटेरियल है, और मटेरियल है तो उसका डिस्क्लोजर जाना चाहिए। बस इतना लिख दें यार। समझ आ रही है? जो सोच रहे हैं वो लिखना है। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं अगर ऑडिट पास करना है तो अपने सोचने की सलाहियत को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। रात दिन आपने 4-5 वर्ड्स याद कर लिए, सोचने की सलाहियत बढ़ गई और सही डायरेक्शन में अगर सोच लिया तो जो सोचा है वही तो लिखना है। डन हो गया भाई? सुनना मेरी बात। अच्छा, इसका मतलब ये है, लेकिन सवाल में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि ये जो इन्वेंट्री है जिसमें 2 अप्रैल को आग लगी थी, ये जो इन्वेंट्री थी ये कैरी हो रही थी 105 मिलियन पे, सही है। ये जो इन्वेंट्री थी ये कैरी हो रही थी 105 मिलियन पे, और ये इन्वेंट्री तो ऑलरेडी ओल्ड थी, ऑब्सोलीट थी। तो अगर आग नहीं भी लगती, क्या तब भी मुझे इसके ऊपर इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती? जो सोच रहा हूं वो लिखना है, आप भूल जाएं कि आग लगी है, क्या सवाल में 31 मार्च 2025 को जो इन्वेंट्री आ रही है, क्या उसकी इम्पेयरमेंट बनती है कि नहीं बनती? सवाल में लिखा हुआ ऑब्सोलीट है, ओल्ड है, एक्सपायर्ड है, बनती है कि नहीं बनती? क्या उसका ताल्लुक फायर से है कि नहीं है? मेरा बच्चा, क्या उसका ताल्लुक फायर से है कि नहीं है? सवाल की टेक्निक पे हम सामने चलते हैं। कौन सा अकाउंट बैलेंस है मेरे बच्चों? कौन सा अकाउंट बैलेंस है? इन्वेंट्री, ऐसा ही है। इन्वेंट्री में हमारे पास एग्जिस्टेंस भी है, कंप्लीटनेस भी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी है, और वैल्यूएशन भी है। कौन सी? एग्जिस्टेंस काटे हैं, कंप्लीटनेस काटे हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन काटे हैं, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के आपके पास जो 6 से 8 प्रोसीजर्स हैं वो आपकी बाइबल है, उसको सामने रखना है। डन हो गया? और फिर उसके बाद जाके आपने कहा कि जी 4 में से रेलिवेंट कौन सी है? रेलिवेंट आपके पास वैल्यूएशन। तो जो सोचा वो लिखना है, मेरे बच्चों। क्या सोचा, क्या लिखना है? क्या सोचा हमने भाई? हमने ये सोचा कि 31 मार्च को इन्वेंट्री 105 मिलियन की ओल्ड थी, ऑब्सोलीट थी, एक्सपायर्ड। इररिस्पेक्टिव ऑफ फायर इंसिडेंट द कंपनी हैज टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? जो सोचा, जो मैंने आपने बात करी, वही लिखा है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करा मैंने। ये तो मैंने सवाल से उठाया। मैंने करा क्या है? मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सवाल से। 31 मार्च को इन्वेंट्री 105 मिलियन की आ रही है, जो कि ओल्ड है, ऑब्सोलीट है, एक्सपायर्ड है। इररिस्पेक्टिव ऑफ फायर इंसिडेंट, ये भी सवाल से उठाया। सिर्फ एक चीज मैंने लिखी, द कंपनी हैज टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट, दैट्स इट। आमना ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं हुआ। मैं इसके ऊपर 2 मिनट में आपके पास आऊं कि ये एडजस्टिंग इवेंट है कि नहीं है। मैं इसके ऊपर 2 मिनट में आऊं तो हमारी कन्वर्सेशन कहीं और चली जाएगी, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूंगा, हम डिस्क्लोजर को भी डिस्कस कर लेंगे, सही है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्या ये लिख सकते हो? तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द फायर इंसिडेंट एट द KFL ऑन द ऑडिट एंड स्टेट द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड। मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ, कंपनी हैज़ टू रिकॉर्ड इम्पेयरमेंट ऑन इन्वेंट्री,
तो इम्पेयरमेंट ऑन इन्वेंट्री के लिए क्या एग्जिस्टेंस के प्रोसीजर लिखूं, कंप्लीटनेस के लिखूं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के लिखूं, या मेरे बच्चों वैल्यूएशन के लिखूं? जब वैल्यूएशन के लिखूंगा तो क्या इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट में आइजा 540 एस्टिमेट्स मुझे हेल्प कर सकता है? क्या मैं मैनेजमेंट का प्रोसेस समझ लूं कि बताओ भाई किस तरीके से इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करते हो? क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लूं? क्या एजम्पशंस को देख लूं कि मैनेजमेंट की जो एजम्पशंस हैं वो रीजनेबल हैं कि नहीं है? क्या ये काम कर लूं? और एजम्पशंस क्या होंगी? सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसेस वेरीफाई करके सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस को वेरीफाई कर लूं? क्या डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी देख लूं मेरे बच्चों? क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये टेक्निक समझ आती है मेरे बच्चों को जो मैं टेक्निक समझने की कोशिश करवा रहा हूँ? जो सोचना है वो लिखना है। प्रैक्टिस में, रिवीजन में, वर्कशॉप में आपका और मेरा फोकस, और जो हम रिवीजन करेंगे और जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपका फोकस क्या होना चाहिए कि अगर आपने जो चीज़ें सोची क्या वो सही डायरेक्शन में सोची, और अगर सही डायरेक्शन में सोची तो क्या उसको लिखी कि नहीं लिखी? क्या ये बात समझ आती है? क्या ये टेक्निक जिंदगी भर याद रखोगे? दुनिया में हमेशा कामयाब रहोगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगली जो चीज़ है वो फर्नीचर्स हैं, वो बिल्डिंग्स हैं। क्या ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? अगर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और अगर मटेरियल है तो क्या इसका डिस्क्लोजर आएगा? और इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा, सही है? क्या इसका डिस्क्लोजर आएगा? तो मुझे अब आपने सोचना है, जो ये सोचा क्या ये लिख सकते हो? फायर एंड फर्नीचर्स प्लस बिल्डिंग इज अ सब्सिक्वेंट इवेंट एज कंडीशन do not exist at the year end, therefore it is non-adjusting event. If the impact is material, management shall disclose in the financial statement. जो सवाल में लिखा हुआ है, जो सोचा मैंने, आपने वो लिख दिया मेरे बच्चों। कोई मसला? बेस्ट है कुछ? अभी भी देख लें, अभी भी इसको भी देख लें, इसको भी देख लें। फायर इन द फर्नीचर बिल्डिंग, ये सवाल से उठाया, जो मैंने और आपने सोचा वो लिख दिया। एज कंडीशन डो नॉट एग्जिस्ट एट द ईयर एंड, ये भी सवाल में लिखा हुआ है। देयरफॉर इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इफ द इम्पैक्ट इज मटेरियल, मैनेजमेंट शैल डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेस्ट हो गया बच्चों? इसका मतलब है इस सारे सिनेरियोज में एक्शन पॉइंट क्या है, मुझे जल्दी से बता दें। इन सारे सिनेरियो में एक्शन पॉइंट क्या है, होने क्या जा रहा है? यार देखें, उसने आपसे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं पूछी है, आप रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन की तरफ जाएंगे, मैं आपसे बता दूंगा। उसने रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपसे नहीं पूछी, उसने सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछा है, उसके ऊपर फोकस करें थोड़ा सा। तो इस पूरे सवाल में मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? जल्दी से बता दो भाई। इस पूरे सवाल में मैं कंक्लूड क्या कर रहा हूं? डिस्क्लोज। तो अगर इस पूरे सवाल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा है? डिस्क्लोज्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा है? डिस्क्लोज्ड। ऊपर वाले सवाल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा था? ऊपर वाले से टेक्निक समझ आ रही है, लिंकिंग समझ आ रही है, कनेक्शन समझ आ रहा है। ऊपर वाले सवाल में जो हमने ये वाला पार्ट करा, इसके अंदर क्या होने जा रहा था? इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एडजस्टमेंट होने जा रही थी, एक इम्पेयरमेंट होने जा रही थी। और यहाँ पे क्या होने जा रहा है? यहाँ पे डिस्क्लोजर जाने जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे और आपको सोचना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने क्या डिस्क्लोजर दिया होगा। मैनेजमेंट ने बताया होगा फर्नीचर, थोड़ा सोचना है मैंने आपने, बिल्डिंग जो है जिसकी कैरिंग वैल्यू लेट से 200 मिलियन थी, आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई, सही है, और उसकी जो वैल्यू अब बची है वो 20 मिलियन बची है। और ये जो एसेट था ये या तो इंश्योर्ड था या इंश्योर्ड नहीं था, जो भी, मतलब कुछ आगे पीछे कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई आ रही होंगी। कॉमन सेंस है बच्चों। नहीं अब्दुल वाहिद नहीं, आराम से, पहले जो डिस्क्लोजर उसका सोचते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये जो 200 मिलियन की कैरिंग अमाउंट है इसको मैं कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ? नहीं लिखना नहीं है, मैं और आप सोच रहे हैं, मैं और आप जब तक सोचेंगे नहीं तो डिस्क्लोजर प्रोसीजर लिखेंगे कैसे? इस 200 मिलियन को कहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं फिक्स एसेट रजिस्टर देख लूँ और जाके चेक कर लूँ कि बिल्डिंग और क्या चीज़ थी, लैंड वगैरह, उसकी कैरिंग वैल्यू आग लगने के वक्त कितनी थी? क्या ये वेरीफाई कर सकता हूँ? क्या मैं जाके चेक कर सकता हूँ कि एसेट में जो मेरे पास थी? अच्छा, अब मैनेजमेंट कह रही है इसकी जो वैल्यू बची है वो 20 मिलियन बची है, तो इसका मतलब मैनेजमेंट इसको स्क्रैप कर रही होगी। जब स्क्रैप कर रही होगी तो कोई ना कोई सप्लायर होगा या कोई ना कोई कस्टमर होगा जिसको स्क्रैप कर रही होगी, कोई ना कोई कंपनी होगी जिसको स्क्रैप कर रही होगी, तो उसके साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकता हूँ। अगर बातचीत नहीं चली तो मैनेजमेंट ने स्क्रैप वैल्यू जो है ये एस्टिमेट करी होगी, क्या उस एस्टिमेट्स के ऊपर कुछ काम कर सकता हूँ? और अगर ये पैसा इंश्योर्ड है या नहीं है तो क्या इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ? सुन लो वापस से, ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना, ये सोचना है, और अगर सोच लोगे तो लिख सकोगे। समझ आई मेरी बात? तो पहले सवाल के पहले पार्ट में मैंने कहा एक्शन पॉइंट क्या है?
एक्शन पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट होने जा रही है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट होने जा रही है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे इंपेयरमेंट के प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। दूसरे सवाल में, सेम सवाल के दूसरे केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जाने जा रहा है? डिस्क्लोजर जा रहा है। तो जब डिस्क्लोजर जा रहा है तो मैंने और आपने थोड़ा सा सोचना है कि डिस्क्लोजर क्या जाएगा। डिस्क्लोजर जाएगा कि 200 मिलियन की वैल्यू 20 मिलियन की हो गई है और इंश्योर्ड है या नहीं है। ऐसा ही है, ये इतना सोच सकते हो मेरे बच्चों। रट्टा बाद में आएगा, पहले सोचना है। सोचने की सलाहियत बढ़ जाएगी तो लिख सकते हो। अली खान, पहले मुझे सवाल कंप्लीट कराने दो, फिर मैं गोइंग कंसर्न भी डिस्कस करूंगा, मैं एक्सपर्ट भी डिस्कस करूंगा, मैं एम्फेसिस ऑफ मेटापैराग्राफ भी डिस्कस करूंगा, मैं सब्सिक्वेंट नॉन सब्सिक्वेंट वो भी डिस्कस करूंगा। जो अब तक मैंने आपको समझाया मेरे बच्चों, क्या वो समझ आ गया? जो अब तक टेक्निक समझ आई? मैंने और आपने कुछ भी नहीं करा, ना कोई हैंड आउट याद है ना कुछ है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैंने और आपने क्या करा? सिर्फ सोचा। जो सोचा मैंने आपने वो लिखना है। इसका मतलब है जो बच्चा कहता है ना सर मैं प्रैक्टिस करूं तो कैसे करूं, मैं तो फेल हो गया था, तो इस बार मैं क्या करूं? मेरे बच्चों सिर्फ एक काम करो, जब भी सवाल को रीड करो, जब भी सवाल को रीड करो तो सवाल पढ़ के जो कुछ सोचा उसको लिखो और फिर उसके बाद उसको ड्राफ्ट करो कि आपने ये सोचा, आपने 10 पॉइंट सोचे, लेकिन आपने ड्राफ्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट करे। तो क्या कुछ इररिलेवेंट सोचा या नहीं सोचा? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? अब एक चीज़ सुन लें, थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है। 31 मार्च को आपके पास इन्वेंट्री आ रही है 102 मिलियन की, ऐसा ही आमना। 2 अप्रैल को आग लग गई। ये जो इन्वेंट्री 31 मार्च को है, क्या ये ओल्ड है? क्या ये ऑब्सोलीट है? क्या ये एक्सपायर्ड है? बच्चों थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए। अगर आग नहीं लगी होती तो क्या तब भी इस 102 मिलियन के अगेंस्ट मुझे इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी पड़ती? तो जो 102, अभी भूल जाए आग नहीं लगी, ये जो 102 मिलियन के अगेंस्ट जो आप इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का कोई सवाल पैदा होता है? डन हो गया। तो इसका मतलब है अब आग लग गई, तो इसका मतलब है जब आग नहीं लगी थी तो इस 102 मिलियन को उठा के मैंने कितने पे लेके आना था? 80 मिलियन पे। समझ रहे हो? मतलब मैंने इंपेयरमेंट कितने की रिकॉर्ड कर दी? 22 मिलियन की। चाहे आग लगे या ना लगे, क्या ये 22 मिलियन रिकॉर्ड होना चाहिए था? अब आग लग गई। अब सुनिएगा मेरी बात को। अब जब 2 अप्रैल को आग लगी तो इसकी वैल्यू हो गई 40 मिलियन। क्या मैं इन्वेंट्री को 31 मार्च को 80 से उठा के 40 पे लेके जा सकता हूं? बच्चों ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका क्या जाएगा? डिस्क्लोजर जाएगा। तो ऊपर मैंने आंसर में आपसे एक चीज छुपाई थी। क्या छुपाई थी? एक डब्बा बनाया था मैंने। अब समझ आया? अब समझ आया मेरे बच्चों को? तो 102 मिलियन से 80 मिलियन का जो सफर है वो तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे डिपेंड ही नहीं करता है। वो तो चाहे आग लगे या ना लगे, आपको 22 मिलियन की इंपेयरमेंट तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हाँ भाई, क्लियर हो? और जैसे ही आपने 22 मिलियन की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर दी, अब वो एसेट आपका कैरी हो रहा है 80 मिलियन पे। अब आग लग गई और आग लग के उसकी वैल्यू 40 मिलियन पे हो गई है। आपको नहीं लगता कि ये मटेरियल है? ऑल्दो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है लेकिन मटेरियल है, तो आपको नहीं लगता इसके लिए डिस्क्लोजर जाना चाहिए? उसामा खान, जबरदस्त, बेहतरीन। बच्चों क्लियर अप? अच्छा मुझे बताएं, क्या फर्नीचर और बिल्डिंग पे कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होगी? लेकिन क्या डिस्क्लोजर जाएगा? तो जो डिस्क्लोजर आप देंगे उसमें इन्वेंट्री को भी ऐड कर दूं, बिकॉज इन्वेंट्री भी 80 मिलियन से 40 मिलियन पे हो गई है। बच्चों समझ आ रहा है मेरी बात? पूरा आंसर सेम रहेगा मेरे बच्चों। ये टेक्निक समझ आ रही है? ये अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ सोचना है, ऑडिट में सिर्फ सोचना है मेरे बच्चों। जितना ज़्यादा सोचोगे, जो सोचा है वो लिखना है बस। इस तरीके से तैयारी करोगे? अब क्या मेरे बच्चे इस तरीके तैयारी, चाहे रिस्क का सवाल हो, चाहे प्रोसीजर का सवाल हो, चाहे रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन का हो, सवाल पढ़ के आपने जो सोचा है और अगर वो आपको रेलिवेंट लग रहा है अपने कंक्लूजन पे जंप करने के लिए, तो जो कुछ सोचा है लिखना स्टार्ट करें एक लाइन में। क्लियर है मेरे बच्चों? अच्छा, ज़बरदस्त। इसका मतलब यह है कि मैनेजमेंट ने अच्छा अब सुनना मेरी बात। एक थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट सिखा दूं बच्चों। यहाँ ऊपर तक क्लियर हो तो आगे बढ़ूं, ऊपर तक क्लियर हो तो बड़े सुकून से लेके चलूंगा, बिकॉज मुझे सिर्फ 4 लाइनें आंसर नहीं पढ़ना है आपके सामने, मुझे 40 मिनट सिर्फ डिस्कशन करनी है आपके साथ। अच्छा अब मेरी एक बात सुनो। 31 मार्च 2022 के ऑडिट में 2 हादसात हुए, 2 चीज़ें हुई। पहली इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, डन हो गया। दूसरी नॉन एडजस्टिंग इवेंट और उसका क्या गया? डिस्क्लोजर। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो? पहला चलते हैं बच्चों, सुन लो। हाँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सिखा रहा हूँ। इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री की तरफ, डन हो गया। अगर इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिकॉर्ड करती है, या तो रिकॉर्ड करेगी या रिकॉर्ड नहीं करेगी।
अगर मैनेजमेंट इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेती है, करती है तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे? लेकिन क्या इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री सिग्निफिकेंट रिस्क होगा? सिर्फ सोचने की सलाहियत बढ़ा रहा हूं। क्या इसके ऊपर आपके टाइम और एफर्ट्स लगा होगा? क्या ये मैटर दोस्त जावेद गवर्नेंस से भी डिस्कस हुआ होगा? तो इस मैटर को मैं कहाँ रिपोर्ट कर दूंगा? बेहतरीन हो गया। अरे यार तो जबरदस्त हो गया। सर तुम सब्सटेंटिव पढ़ रहे थे? नहीं, हम रिपोर्टिंग भी पढ़ेंगे, हम रिस्क भी पढ़ेंगे। अगर मैनेजमेंट इंपेयरमेंट रिकॉर्ड, अच्छा अगर मैनेजमेंट इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करती है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है? लेकिन IAS इंपेयरमेंट तो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो क्या ये खिलाफ वर्जी हो गई IFRS की? क्या ये मिस स्टेटमेंट है? यस। अगर ये मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। लेकिन सर ये जो इन्वेंट्री IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट जो थी, ये तो ऑडिट के स्टार्टिंग में इसको तो हमने कहा था जी ये तो हमारा की ऑडिट मैटर है, और अगर मैनेजमेंट रिकॉर्ड कर ली थी तो इसको मैं कैम में रिपोर्ट करता। तो क्या ये चीज कैम में भी रिपोर्ट होगी? कैम में भी जाएगा? कैम में वैसे ही जाएगा जैसे यहाँ पे गया था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस जाएगा। क्या मतलब? इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन फॉलोइंग आर द एडिशनल कैम। और क्या वहां पे आप, अच्छा यहाँ पे जब कैम आएगा तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आप कैम आएगा तो आप बताएंगे इन्वेंट्री 102 मिलियन की डिस्क्लोज हुआ है नोट 4.2 में, इसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होती है, देयरफॉर इट इज अ कैम। और प्रोसीजर्स कौन से लिखेंगे? प्रोसीजर्स वही वाले लिखेंगे जो ऊपर लिखे थे। काम गए? डन हो गया बच्चों, डन हो गया। लेकिन मुझे बताएं, अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दें या एडवर्स ओपिनियन दें, क्या ये पूरी चीज यहाँ पे कॉपी होगी? नहीं, ये फर्क है। हाँ ये फर्क है। अगर क्वालिफाइड एडवर्स दे तो सिर्फ इतना कहोगे इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन फॉलोइंग आर द एडिशनल कैम। सही है। उस कैम के बारे में ये सारी चीजें फिर आप नहीं बताओगे। डन हो गया बच्चों। दूसरा मैटर हमारे पास कौन सा? दूसरा मैटर हमारे पास था नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोजर। तो दूसरी चीज FS में एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर आ रहा है, और डिस्क्लोज किस हिसाब से होना चाहिए? IS 10 के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज कर देती है तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे? अनमॉडिफाइड। डन हो गया। और अगर मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज नहीं करती है तो मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेजिव है तो एडवर्स। क्लियर हो? लेकिन यहाँ पे जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया गया है, क्या ये डिस्क्लोजर कैम की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है? मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस डिस्क्लोजर को वेरीफाई करने के लिए। आप देखें आपने क्या प्रोसीजर लिखे हैं, आप देखें आपने क्या प्रोसीजर्स लिखे हैं मेरे बच्चों। फिक्स ऐसे रजिस्टर से अमाउंट को वेरीफाई कर लिया, कस्टमर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस चल रही है, जाके अमाउंट को वेरीफाई कर लिया। हाँ भाई, क्या बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आई है आपको डिस्क्लोजर वेरीफाई करने में? तो इसका मतलब है सर की ऑडिट मैटर तो नहीं आएगा। लेकिन बच्चों क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्या मतलब इसका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस साल का आ रहा है 200 मिलियन, और सब्सिक्वेंट इवेंट के डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है कि 150 मिलियन का नुकसान हो गया है। रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा है बिकॉज IFRS मना करता है। क्या ये डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? तो बच्चों कहां पे आ जाएगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बट अगर मैं क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं बिकॉज मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं कर रही, या मटेरियल प्लस परवेजिव के बेसिस पे एडवर्स ओपिनियन दे रहा हूं, तो क्या यहाँ पे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आएगा मेरे बच्चों? क्यों नहीं आएगा? एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ हमेशा उस चीज के लिए आता है जब वो चीज जो कि ऑलरेडी कहीं आपकी रिपोर्ट में नहीं आ रही। अगर आपकी रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन के थ्रू आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, ऑलरेडी बता दिया कि एक डिस्क्लोजर जाना चाहिए था, मैनेजमेंट ने वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो इसका मतलब है अब उस मैटर के ऊपर आप एम्फेसिस नहीं दे सकते। एम्फेसिस तब आएगा जब एक ऐसी चीज के ऊपर आपने अपनी रिपोर्ट में उसका तस्करा करना है जब वो आपकी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट से कवर नहीं हो रहा। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है मेरे बच्चों को? तो अगर आप एक सिंपल सा सवाल मुझसे पूछेंगे सर इसमें EOMP आएगा या नहीं आएगा, तो मैं यस और नो में जवाब नहीं दूंगा। क्या ये बात समझ आती है मेरी? मेरे यस और नो से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मुझे उस एक सवाल को आपको आंसर करने के लिए बच्चों ये पूरी डायग्राम 3 पेज 15-20 मिनट की डिस्कशन करनी पड़ेगी। क्लियर हो बच्चों? अब मुझे बताओ, हमने मुश्किल से 1 घंटा पढ़ा, सब्सटेंटिव को थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लिया, टेक्निक्स भी देख ली, कुछ आपके सवाल थे EOM वगैरह के वो भी एड्रेस कर दिए, कुछ कंफ्यूजन थी एडजस्टिंग नोट्स की वो भी कर दिया, और आखिरी में सिर्फ एक बात बताई, जो सोचते हो वो लिख। क्लियर हो मेरे बच्चों? हैंड आउट भी शेयर हो जाएगा, लेक्चर भी पोर्टल वगैरह पे अपलोड हो जाएगा बच्चों। डन हो गया? कुछ तो इस तरह के अगर हफ्ते में मैं 1-2 सेशन आपके साथ रख लूँ, कोई एतराज तो नहीं है भाई? हफ्ते में अगर मुझे 2 घंटे दे दो, कोई एतराज तो नहीं है? उससे पहले जो मैंने स्मार्ट वर्कशॉप के लेक्चर हैं वो देखना स्टार्ट कर दो भाई प्लीज, खुदा का वास्ता है।
खुदा का वास्ता है, सही है, वो सारी यूट्यूब पे अवेलेबल कर दिए, उसको देख लो, फायदा है। डन हो गया, वापस से मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में, और मजीद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर थोड़े से और सवालात करेंगे, और इसी तरीके से इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। अभी छुट्टी हो गई, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सब्सटेंटिव, फिर टीओसीज करेंगे, फिर एथिक्स करेंगे, फिर सुकून से पेपर तक कनेक्ट, नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर हो जाएगा मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। स्मार्ट लेक्चर के वर्कशॉप यूट्यूब पर है मेरे बच्चों, बिल्कुल। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।